नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी हिस्ट्री का ही हिस्सा नहीं था, बल्कि हमारे आने वाले कल का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, विमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। क्या आपको पता है कि एक जमाना था जहाँ पे लड़कियाँ सिर्फ एजुकेटेड ही नहीं थी, बल्कि स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स भी थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते लड़कियों को एजुकेशन से दूर कर। भारत में विमेन्स एजुकेशन के हिस्ट्री को जानेंगे। हमें से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पुराने जमाने में लड़कियों को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता था। एंशिएंट इंडिया को वुमेन्स एजुकेशन के हिस्ट्री में एक गोल्डन एरा माना जाता है। एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं थी, लड़कियों को भी इक्वल एजुकेशन मिलती थी। कई महिलाओं ने वैदिक स्क्रिप्चर्स लिखी है और इतना ही नहीं, वो बहुत सारे फिलोसॉफिकल डिबेट्स में भी हिस्सा लिया करती थी। उपनिषद और वेदास लिखने वाली महिलाएं थी, जैसे गार्गी वैष्णवी, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल फिलोसोफर। ये मिथिला के राजा जनक के कोर्ट में थी और उनके नवरत्नों में से एक। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े ऋषियों के साथ फिलोसॉफिकल डिबेट्स में भी हिस्सा लिया करती थी। इनके ब्रह्म विद्या के ज्ञान के वजह से इन्हें ब्रह्मवदिनी भी बोला जाता था और इन्होंने ऋग्वेदा में बहुत सारे मंत्रों का रचना भी किया है। मैत्रेयी एक रिनाउंड वैदिक स्कॉलर और फिलोसोफर थी, जिन्होंने भक्ति और फिलोसफी पर काम किया। ये भी ब्रह्मवदिनी थी और इन्होंने भी ऋग्वेदा में बहुत सारे मंत्रों की रचना किया है। लोपामुद्रा, जिन्होंने ऋग्वेदा में ज्यादातर हाइम्स को कंपोज किया, ये अपने शार्प इंटेलेक्ट, विस्डम और फिलोसॉफिकल डिबेट्स के वजह से जानी जाती थी। घोषा, अपला और सुलभा अपने स्पिरिचुअल इंसाइट्स, मंत्र और वेदों की नॉलेज के लिए जानी जाती थी। ये सारे महिलाएं प्रूफ है कि एंशिएंट इंडिया में महिलाओं को संस्कृत, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स पर एजुकेट किया जाता था और ये सारे विद्वानों के चर्चा में भी भाग लेते थे, जिसको शास्त्रार्थ भी बोला जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ? देखते ही देखते महिलाओं को पढ़ाई से दूर कर दिया गया। जैसे जैसे समय बदलता गया, सोसाइटल नॉर्म्स शिफ्ट होते गए, महिलाओं के अधिकार कम होने लगे। मिडिवल पीरियड में इन्वेशंस और पेट्रियार्किकल बिलीव्स ने विमेन्स एजुकेशन को एक लग्जरी बना दिया। महिलाओं को चार दीवारी के अंदर धकेल दिया गया। हाउस होल्ड ड्यूटीज के नाम पे उनसे एजुकेशन की राइट को छीन लिया गया। चाइल्ड मैरिजेस और पर्दा सिस्टम बढ़ने लगा। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल तक लड़कियों का स्कूल जाना एक रेयर चीज बन चुकी थी। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, सिर्फ 8.6% इंडियन वुमेन पढ़ लिख सकती थी। आप सोचिए, जो एक समय पे स्कॉलर्स हुआ करती थी, वो आज एक दूसरे पे निर्भर थी सिर्फ जीने के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे बीच में कुछ ऐसे हीरोज थे जो इसको सुधारना चाहते थे। उन्हें पता था कि नॉलेज सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग नहीं कर सकता था। अगर आज हम लड़कियों को स्कूल जाते हुए देख पा रहे हैं, तो इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने समाज के खिलाफ आवाज उठाकर एक रेवोल्यूशन शुरू किया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली फीमेल टीचर थी। इन्हें मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म माना जाता है। इनका जन्म 1831 में एक गरीब किसान के घर में हुआ और सिर्फ 9 साल के उम्र में इनका शादी करवा दिया गया। इनके पति ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई की पढ़ाई और लिखाई के तरफ एंथुसियाज्म को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए और सावित्रीबाई को पढ़ना और लिखना सिखा दिया। 1848 में सावित्रीबाई ने सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करते हुए अपने पति के साथ जुड़कर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल का निर्माण किया, जो आगे बढ़कर हम सब लड़कियों के लिए एजुकेशन के दरवाजे को खोल दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये मानते थे कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं को एजुकेट करना बहुत जरूरी था, तो फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने नारी शिक्षा भंडार के नाम से एक फंड को इनिशिएट किया। पूरे बंगाल में गर्ल्स एजुकेशन के लिए 35 स्कूल्स का निर्माण किया। इनके सपोर्ट से बैतूल स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो आगे बढ़कर एशिया का फर्स्ट फीमेल कॉलेज बना। इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त
विमेन्स एजुकेशन और इक्वल राइट्स को प्रायोरिटी दी, जिसके वजह से महिलाओं को लीगल पावर मिला। इन्होंने इक्वल पार्टिसिपेशन की मांग की और महिलाओं के साथ होने वाले अनइक्वल ट्रीटमेंट्स के खिलाफ आवाज भी उठाया। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, which demanded equal pay and equal treatment along with maternity leave, Marriage Act, जिसके वजह से women were given the legal right to divorce and demand for maintenance. Succession Act was a legal right for women, जहाँ पे वो अपने ancestral property को inherit कर सके. Adoption and Maintenance Act, which was a legal right for a woman to adopt a child. Minority and Guardianship Act, which granted women the status of natural guardian of her children. इन सब ने महिलाओं को एक नया दिशा दी। इनके बिना आज भी लड़कियां सिर्फ किचन तक ही सीमित थी। क्या आज सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, चीजें लड़कियों के लिए बेटर डेफिनेटली हुई है। बहुत सारे मायनों में हम बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। 2023 के सर्वे के हिसाब से फीमेल का लिटरेसी रेट इंडिया में आज भी सिर्फ 65.46% है। सेकेंडरी एजुकेशन का जो कंप्लीशन रेट है वो बेटर है, विच इज एट 86.5%। हायर एजुकेशन के एनरोलमेंट में इट इज ओनली 48%, मतलब आज भी 50% से ज्यादा लड़कियां हैं जो हायर एजुकेशन को ऑप्ट नहीं कर पा रही। फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम फील्ड्स इज ओनली 40%। आज भी रूरल इंडिया में 30% लड़कियां स्कूल छोड़ देती है ड्यू टू पॉवर्टी, चाइल्ड मैरिज एंड लैक ऑफ सैनिटाइजेशन। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं? गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कुछ सॉल्यूशंस है जो मैं सोच पाई हूँ। पहला, मेंटरशिप। अगर आप पढ़ी लिखी है तो आप किसी एक लड़की का मेंटोर बन सकते हैं। दूसरा, सपोर्ट थ्रू एनजीओस। जाने माने एनजीओस है जो विमेन्स एजुकेशन के लिए काम करती है, आप उनको फंडिंग देके भी लड़कियों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे चीजें मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है एक एम्पावर्ड और एजुकेटेड इंडिया बनाने में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी एक लड़की की एजुकेशन में मदद करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के बताइए कि आप क्या कदम उठा सकते हैं। Alright then, this is Geeta Prakash signing off. Until next time, I hope you make a conscious choice and most importantly, stay uncaged.